आजादी के बाद पड़ोसी देशों के साथ अच्छी तरह सुचारू रूप से कामकाज चल सके, उसके लिए भारत से अपने बहुत से समझौते किए, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। कई दफा उन समझौतों को देख के ऐसा लगता है कि ऐसे एक तरफा समझौतों पर भारत सरकार ने दस्तखत कैसे किए, उनको माना कैसे। अब उसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद भारत सरकार को आर्म ट्विस्ट किया गया, कभी कभी ऐसा लगता है शायद उन समझौतों को करने वाले जो हमारे कर्णधार थे वो इतने नाइव थे कि उन्हें नहीं समझ आता था कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति जो होती है वो निहायत ही निर्मम होती है। अगर आप किसी को सवारी करने देंगे तो वो आपके ऊपर ऐसी सवारी करेगा कि खा ही जाएगा। ऐसा ही एक समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट या नेहरू लियाकत पैक्ट, नेहरू लियाकत समझौते के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। तो आज का हमारा विषय है नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली पैक्ट। नेहरू लियाकत समझौता हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में हुआ था। ये समझौता क्या था, इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि इस समझौते की जरूरत क्यों आ पड़ी। जैसा कि जब सब जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का इतिहास है, वो जहां से भी जाते थे, जहां अब तो खैर उनके पास कोई उपनिवेश रहे नहीं, लेकिन उन्होंने जब अपने उपनिवेश खाली किए, हर जगह कोई ना कोई तो ऐसा पंगा करके निकलते थे कि वहां लड़ाई झगड़ा होता ही रहे, शांति न हो पाए, जिससे कि उनको वहां पर आकर चौधराहट करने के लिए, अपनी टांग फंसाने के लिए कोई ना कोई मौका मिलता रहे। मसलन आज आप देख रहे होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर डूरन लाइन को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा है। अफगानिस्तान कहता है हम डूरन लाइन नहीं मानते, हमारा इलाका यहाँ तक है, जो भी बताता है हम उसको लेंगे। पाकिस्तान इसको अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है, लेकिन अफगानिस्तान भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जो हिस्सा था उसको लीज पर अफगानिस्तान से ब्रिटिश सरकार ने लिया था और वो जाते जाते वो लीज वाली चीज उठाकर पाकिस्तान को दे गए। ये इसी तरीके से है कि मैं आपके घर में किराएदार रहूं और निकलूं तो मैं आपको फ्लैट बेच कर निकलूं। अब मैंने जिसको फ्लैट बेच दिया और आपके बीच में तो झगड़ा रहेगा ही रहेगा, मैं कहीं दूर निकल जाऊं। कुछ ऐसा उन्होंने वहां किया। इसी तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी किया। आप देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के दो हिस्से दिए, एक भारत के पूर्व में दिया, एक भारत के पश्चिम में दिया। भारत के लिए मुश्किल ये कि दोनों तरफ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये कि इतनी दूर दो जगह हैं, उनको हम कैसे निपटाएंगे। वैसे इसमें एक बात और थी कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था और हमारी सरकार लगभग इस बात के लिए तैयार हो गई थी गांधी जी के सत प्रयासों से कि बंगाल जो प्रोविंस था पाकिस्तान का और पंजाब दोनों के बीच में एक कॉरिडोर भारत के बीच से दे दिया जाए। सोचिए अगर ये हो गया होता तो कितना बड़ा अनर्थ होता। भगवान की बड़ी कृपा है कि ये नहीं हुआ। खैर, ये जो हिस्से दो बन गए, इनमें लगातार प्रॉब्लम्स थी कहने को। तो जब अगर हम वो एक्ट उठाकर देखें जिस एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी और बंटवारा किया था, तो उसमें स्पष्ट लिखा है इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन होंगे, एक होगा मुस्लिम आबादी के लिए, एक होगा हिंदू आबादी के लिए। इसी बिना पर बंटवारा हुआ और इसी बिना पे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन हुआ। लाखों लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। कितने मरे, कितने सड़क पर आ गए जो फलते फूलते अच्छे लोग थे, जो यहाँ से अपनी संपत्ति, पैसे, रुपया, नौकरी, बिजनेस सब छोड़ के गए, ऐसे ही वो यहाँ से आए। कितनों के परिवार आधे बट गए, कोई यहाँ रह गया, कोई वहां रह गया, अफवाहें फैली, कत्ल हुए। मतलब वो जो बंटवारे का इतिहास है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग हॉलोकास्ट की बात करते हैं, वो शायद दुनिया के एक सबसे बड़ी त्रासदियों में उससे भी बड़ी त्रासदी गिना जाना चाहिए। लेकिन जिसपे बहुत ज्यादा बात करना दोनों सरकारें, दोनों तरफ के लोग शायद इतना उचित नहीं समझते हैं। तो जब ये शुरू हुआ, अब हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत की आजादी तब तक पूरी नहीं मानूंगा, भारत का बंटवारा मैं तब तक पूरा नहीं मानूंगा जब तक कि जनसंख्या स्थानांतरण 100% ना हो जाए। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन है वो जब तक पूरा ना हो जाए, मतलब सारे हिंदू यहाँ ना आ जाए, सारे मुस्लिम वहां ना चले जाएं।
कुछ इसी तरह की बात सरदार पटेल भी क्या करते थे, लेकिन गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना, इन लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। जिन्ना जी का वो एक डायलॉग है जो आज भी पाकिस्तान में कोट किया जाता है, जब वहाँ के समझदार लोग दुखी होते हैं वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति में, तो वो ये कहते हैं कि जिन्ना ने कहा था कि चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, सबको अपने अपने धर्म को पालन करने की पूरी आज़ादी रहेगी, उनके पूरे अधिकार होंगे और वो पूर्ण सुरक्षित होंगे। लेकिन ये बात ही रह गई, न कभी उन्होंने पूरी नीयत से उसको किया, न उसके बाद वालों ने उसको कभी पूरी नीयत से पालन किया। यहाँ पर भी यही था कि हम लोग अल्पसंख्यकों को यहाँ रखेंगे, इससे हमारे भारत की छवि अच्छी बनेगी। अगर हम सारे अल्पसंख्यक यहाँ से भेज देंगे तो इससे हमारी छवि खराब हो जाएगी। खैर, बंटवारा फिर भी लोग आ जा रहे थे और 47 में जब दोनों देशों को आज़ादी हो गई, 14 अगस्त और 15 अगस्त मना लिया गया, उसके बाद भी बसों और ट्रेनों से भरकर लोग आ और जा रहे थे। लेकिन अब ये जो प्रक्रिया थी बहुत दिनों चलने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो जिन्ना महाशय जो थे, जिनकी बड़ी बड़ी बातें सुनने में आती रहती थी, उनकी उन बातों के पीछे नियत और असलियत कुछ और ही है। एक पाकिस्तान मूल के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान पर लिखी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर लिखी है, इसके वो एक्सपर्ट हैं। उनकी एक किताब है जिन्ना पर, बड़ी मोटी सी किताब है। जिन्ना पर अपनी उस किताब में वो लिखते हैं कि जब 47 का बंटवारा होने वाला था तो सब लोगों को अंदाज तो हो गया था कि आज़ादी भी मिलेगी और बंटवारा भी होगा, और जिन्ना पूरे देश में घूम घूम के इसके लिए जनमत बना रहे थे कि चुनाव होता है, अगर इस विषय पर कोई रेफरेंडम होता है, कुछ होता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान समर्थन दें। वो उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्होंने बहुत सघन दौरा किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे प्रदेश थे जहां से मैक्सिमम समर्थन मिला पाकिस्तान को और जहां से मिनिमम माइग्रेशन हुआ। तो जब वो इसी सिलसिले में कानपुर पहुंचे तो कानपुर के मुसलमानों ने उनसे पूछा कि जिन्ना साहब, बंटवारा हो जाएगा, हम कैसे वहां जाएंगे, हमारे बारे में आपने क्या सोचा है? तो जिन्ना ने कहा, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कौम के हित के लिए यहीं रहेंगे, क्योंकि आपका यहाँ रहना पाकिस्तान की कुशलता की गारंटी होगा। अब देखिए, यहां से आते ही उन्होंने सबसे पहले तो अपने कौम को ही छलाना, इसके बाद फिर इसका एक मतलब इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू है। पाकिस्तान से जब लोग निकलने लगे और कहा कि सारे हिंदू निकल जाएं, तो मेरा ख्याल है लियाकत अली खान साहब ने ही कहा, अगर मैं भूल नहीं रही हूं तो, कि अगर सारे हिंदू यहां से चले गए तो हमारे संडास कौन साफ करेगा। मतलब उनकी नीयत ये थी कि कुछ हिंदू वहां बचे रह जाएं, जिनको हम अपने अंगूठे के नीचे रख सकें, और यहाँ पर जो मुस्लिम बच जाए जो हमारे पाकिस्तान के हितों की रक्षा कर सकें। वो तो देश का सौभाग्य था कि हमारे जो मुस्लिम यहाँ रह गए, उन्होंने इस तरीके से नहीं सोचा, उन्होंने देश के बारे में सोचा। तो इस तरीके से जिन्ना जी की जो ये षड्यंत्र था उन्होंने बहुत सफल होने नहीं दिया। इसके लिए हम उन भारतीय मुस्लिमों के आभारी हैं। खैर, बंटवारा शुरू हुआ, आज़ादी हो गई दोनों देशों की, और उनकी चीज़ें अपने अंदर अंदर सुलटने लगी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देश देखने लगे, लेकिन जनसंख्या स्थानांतरण चल रहा था, बसें चल रही थी जिसमें से यहाँ से मुस्लिम जाया करते थे। एक दिन वहाँ समझ में आया कि भाई इस तरह बहुत मुहाजिर आते चले जा रहे हैं, और वहाँ का जो एलीट क्लास था उसने कहा कि इस तरीके से तो ये पॉपुलेशन डाइल्यूट हो रही है, ये हिंदी बोलने वाले आ रहे हैं। इसके बाद बंगाल जाके आज़ादी के कुछ ही महीनों के अंदर जिन्ना साहब ने वहां कहा कि अब इस देश में एक ही भाषा बोली जाएगी, वो होगी उर्दू, और इसने वहां बंगाल में जो था असंतोष के बीज बोने शुरू कर दिए। खैर, इस तरह से स्थानांतरण चल रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बंगाल बॉर्डर में। बंगाल में जो थे, जो पूर्वी बंगाल में रह गए थे हिंदू, उनकी वहां स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जोगेंद्र मंडल जी जो वहां रुक गए थे, वहां पे जो समाज में थोड़ा सा वंचित जो तबका होता है उसका रिप्रेजेंटेशन करते थे, और वहां पर उनको बड़ी अच्छी पोस्ट मिली थी, बड़ा सम्मान मिला था, एक पोस्टर बॉय की तरह थे वो। उन्होंने अपनी किताबें में लिखा है कि किस तरीके से वहां पर बंगाली हिंदुओं के संग दुर्व्यवहार होता था, और एक गैंग बना के उनके ऊपर हमला किया जाता था, जिसमें पुलिस भी साथ होती थी, प्रशासन भी साथ होता था, गुंडे भी साथ होते थे। और उन्होंने बहुत चिट्ठी पत्री करी, डेस्परेटली करी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे कुछ भी। इस तरह से जो वहां पर जो बंगाली हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे, उन्होंने लगातार रुख किया भारत की ओर। और पोरस बॉर्डर तो थे, आज भी पोरस बॉर्डर है भारत बांग्लादेश के। उस समय भी पूरे पश्चिमी बंगाल के बीच में कोई विभाजन रेखा बड़ी स्पष्ट नहीं थी, नेचुरल विभाजन रेखाएं थी, और फिर जानबूझ के डेलिबरेटली इस तरीके से विभाजन किया गया था कि कहीं से आप न उसको बंद कर सके, ना उसमें कोई नाकाबंदी कर सके, लगातार लोग आते जाते रहते थे। वैसे जो सटे हुए देश होते हैं उनमें ये समस्या रहती है,
कि बॉर्डर आप पूरी तरह सील नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या में वहां से हिंदू आने लगे, नतीजा यहाँ से उतनी ही संख्या में मुस्लिम भेजे जाने लगे। अब क्या परिस्थितियां बनी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ से बहुत तेजी से मुस्लिम जाने लगे और 50 आते आते एक आखिरी साल में तो ऐसा हुआ लगभग 500,000 मुस्लिम यहाँ से बांग्लादेश की ओर चले गए। अब फिर वहां यही समस्या हुई, एक तो जनसंख्या डाइल्यूशन हो रहा था जो बिल्कुल पसंद नहीं था पाकिस्तान के एलीट को। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो पाकिस्तान वैसे ही छोटा, दूसरे अंग्रेज बहादुर की कृपा से उसके 2 हिस्से, तो दूसरा हिस्सा तो और छोटा। तो जब वो 500,000 वहां पे शरणार्थी पहुंचे तो उनको वहां पे एकोमोडेट करना, उनको ठीक से रखना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया। बराबर सरकार पे दबाव पड़ने लगा कि अब ये माइग्रेशन रोक दिया जाए। माइग्रेशन रोकने में ऐसा कुछ नहीं था कि उनको लग रहा था यहाँ से हिंदू ना जाए हम उनको बड़ा प्यार करेंगे, नहीं, माइग्रेशन रोकने में ये था कि भाई वहां से भेजना बंद करो, यहाँ वालों को तो मारकर भेज ही देंगे। इस पर सोचा गया, लियाकत अली जी ने सोचा कि अब हमको प्रधानमंत्री से बात करनी होगी अपने काउंटर पार्ट से भारत में, और इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा। करा क्या जाएगा? तो इसके लिए हुआ कि एक समझौता किया जाए। जैसे सिंधु जल समझौता जब हुआ था तो हमारे जवाहरलाल जी गए थे पाकिस्तान और वहां पैक्ट साइन कराए थे। उसी तरीके से जब ये समझौता यहाँ हुआ तो ये सोचा गया कि लियाकत अली जी यहाँ आएंगे और यहाँ पर ये पैक्ट साइन होगा। इस पैक्ट के बारे में बातें होने लगी, उनके आने की बातें होने लगी। आप सोचिए इतने बहुत महत्व का ये पैक्ट था, इतनी जान और माल का इतना वहां पर रिस्क पर था, उसमें कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कितने न्यूएंसेस हो सकते हैं। इसको सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम में इसका मसौदा तैयार करके इसमें दस्तखत हो गए थे। इधर ये बात हुई, पैक्ट बन रहा है, ये साइन हो रहा है, उधर सरकार में मतलब कांग्रेस सरकार जो यहाँ पर थी उसमें सरकार में, कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड में, पार्टी में, हर जगह हड़कंप मच गया। जिसको देखो वो इस फैसले के विरोध में था। पटेल भी इसके विरोध में थे, लेकिन आखिर पटेल ने कहा मैं जवाहरलाल के साथ हूं और उन्होंने लोगों को समझाया, जनमत बदला, मतलब पार्टी के अंदर उन्होंने लोगों का मत बदला और कहा कि नहीं समझौता होना चाहिए। अब हम लोग ये सोचते हैं कि पटेल जो जनसंख्या के पूर्ण स्थानांतरण के समर्थक थे, आखिर इसके लिए माने कैसे? इसके लिए हम देखेंगे डॉक्टर श्री राजमोहन गांधी जो गांधी जी के पौत्र थे, उन्होंने एक किताब लिखी पटेल अलाइव करके, उनकी बायोग्राफी लिखी। उसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पटेल इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए किया गया कॉन्शियस डिसीजन था। और उन्होंने जवाहरलाल के प्रति अपनी दोस्ती कहे या अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, जो भी कहें आप इसको नाम दें, उन्होंने जवाहरलाल का इसमें साथ दिया। फिर भी उन्होंने कुछ बातें नहीं भी मानी, ही जस्ट पुट इट डाउन कि मैं ये नहीं होने दूंगा। जैसे कि लियाकत अली खान का सुझाव था कि बंगाल में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया जाए जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। इस पर पटेल का ये कहना था कि देखिए, एक पाकिस्तान हम दे चुके हैं, उतना बहुत है, अब ये दूसरे पाकिस्तान का इंतजाम नहीं होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पटेल जैसा नेता, भारत के एकीकरण में जिसका इतना बड़ा हाथ था, आखिर उनको ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो चीज वो नहीं चाहते थे उसका उन्होंने समर्थन किया? क्या वो ऐसा नहीं सोचते थे कि डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज होती है जहां सबकी आवाज उठनी चाहिए, जहां पर सबके मत से निर्णय होना चाहिए? ऐसा नहीं था, पटेल ऐसा नहीं सोचते थे। लेकिन हुआ ये कि जिस तरीके से महाभारत में भीष्म ने शपथ ली सिंहासन के प्रति वफादारी की, उन्होंने वचन दिया अपनी मां सत्यवती को, और उसके चक्कर में उन्होंने जो सिंहासन पे बैठकर जो लोग, चाहे वो धृतराष्ट्र हो चाहे दुर्योधन हो, जो कुछ स्याह सफेद करते रहे उसका साथ देते रहे वो, और अंत में क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और सब चौपट हो गया। उसी तरीके से आजादी के ठीक बाद जब जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी के बेहेस्ट पे, गांधी जी के पहल पर उनको बनाया गया प्रधानमंत्री, उस समय भी सब लोग कांग्रेस में नहीं चाहते थे कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पर गांधी जी ऐसा चाहते थे। तब उन्होंने पटेल से कहा था कि मुझे तुम ये वचन दो कि तुम जवाहरलाल का साथ दोगे। उसको वचन को जब पटेल जी निभा रहे थे, इस पे चर्चा बढ़ती रही, होती रही। अंत में 2 ऐसे सांसद थे जो खुद बंगाल से आते थे और जो नेहरू जी के कैबिनेट में भी थे। एक मिस्टर नियोगी थे, शायद उनका नाम केसी नियोगी था, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, कैबिनेट मंत्री थे। दूसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो वहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। ये दोनों जो कि बंगाल से आते थे, वहाँ की प्रॉब्लम्स वो समझ रहे थे। और नियोगी जी तो शायद
जो बंगाल पाकिस्तान में चला गया था उसके थे। उनको पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा था। उन्होंने जवाहरलाल जी से कहा कि आप ऐसा मत करिए, इस तरीके से तो आप मतलब पूरी बहुत बड़ी जनसंख्या को, हिंदू जनसंख्या को जो इस समय पूर्वी बंगाल में है, आप बहुत खतरे में डाल देंगे। जवाहरलाल ने इनकी एक भी नहीं सुनी। ये लोग इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि अंत में इन दोनों ने कैबिनेट से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बोले ये अगर आप कर रहे हैं तो इसमें हम साथ नहीं दे सकते। और बाद में डिफरेंसेस इतने बढ़े कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक अपनी नई पार्टी अलग बना ली, भारतीय जनसंघ के नाम से। तो अब ये तो सब कुछ हो गया। अब आखिर इस समझौते में ऐसा क्या था जो लियाकत अली खान, जिसके लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे और जिसका भारत में विरोध हो रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नियोगी जैसे लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। नई नई सरकार थी, नया नया देश था, मंत्रिमंडल, और उसमें भी दोनों के पास बहुत ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियोज थे। उनको छोड़ना आसान नहीं था। आखिर उस समझौते में था क्या? अब हम देखेंगे उस समझौते में क्या था। वैसे तो समझौता बहुत लंबा चौड़ा है, भारत के गजेटियर में भी छपा हुआ है, ऑनलाइन उपलब्ध है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर मैं उसको पूरा पढ़ने बैठूंगी तो ये तो वीडियो आप कल तक देखते रहेंगे। इसलिए मैं उसके 4 मेन पॉइंट आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इसमें कहा गया कि दोनों देशों का कमिटमेंट होगा अपने देशों के अल्पसंख्यकों के साथ उनकी जीवन, उनकी संपत्ति और उनके ऑनर की सुरक्षा का। दूसरा ये था, दोनों देशों में फोर्स कन्वर्जन नहीं होगा। आप जानते हैं उस समय तो बहुत ज्यादा ये बात थी कि हिंदू केवल बाय बर्थ होता है, तो हिंदू तो फोर्स कन्वर्जन में कतई इंटरेस्टेड नहीं था। आज भी जब कन्वर्जन होता है तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं, कहते हैं कन्वर्जन नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदू केवल बाय बर्थ हो सकता है, जन्म से हिंदू है वही हिंदू है। लेकिन सीमा के उस पार तो ऐसी स्थिति नहीं थी ना, वहां तो कन्वर्जन एक सिद्धांत था, कन्वर्जन एक पुण्य था। तो जो ये एक क्लॉज था वो एक्चुअली केवल पाकिस्तान के लिए था, लेकिन फिर भी इसमें रखा गया था। फिर तीसरी चीज थी कि दोनों देशों की कमिटमेंट होगी कि सभी नागरिकों को, चाहे उनका कोई भी धर्म क्यों ना हो, उनको बराबर अधिकार मिलेंगे, उनको बराबर सुरक्षा मिलेगी। ये भी एक मजाक बनकर रह गया था। फिर तीसरी बात कही गई थी कि जो लूटी हुई प्रॉपर्टी है, मतलब कोई हिंदू चला गया या कोई मुसलमान यहाँ से चला गया, उसकी प्रॉपर्टी पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको वापस मिलेगी। जिन लोग के लॉकर्स में ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी वो जाके निकाल सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है वो बेच सकते हैं। अब चूंकि ऐसा हुआ कि जो बंटवारा हुआ था उसमें वहां जो रह गए थे वो बहुत छोटे तबके के लोग रह गए थे, लेकिन भारत में ऐसा बहुत था, कुछ नवाब थे, उनकी फैमिलीज, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट लिया, आधा यहाँ रख लिया, आधा वहां रख लिया। जैसे हमदर्द वाले हैं, हमदर्द वाले 2 भाई थे, आधा हमदर्द लेके पाकिस्तान चले गए, आधा परिवार हमदर्द लेके यहाँ रह गया। ऐसे बहुत से प्रभावशाली लोग भी यहाँ थे। अब वहां जो संपत्ति थी, आप सोचिए इतने होस्टाइल वातावरण में अगर एक आदमी वहां अपने खेत बेचने जाता है तो उसका खेत खरीदेगा कौन, उसका मकान खरीदेगा कौन? अभी भी मैंने उस दिन नेट पे देखा कि एक दुकान है, कच्ची दुकान है, उसपे आज भी जो हिंदुस्तानी यहाँ आ गया उसका ताला लटका हुआ है। छोटी सी कच्ची बिल्कुल कोठरी जैसी दुकान है और उसका पड़ोसी कह रहा है ताला तो वो लगा कर गया था, मैं कैसे खोल दूं ताला। ऐसी भी घटनाएं हुई थी। लेकिन मोटा मोटी जो वहां से आए वो अपनी संपत्ति का बेचना करके पैसे वैसे लेकर अचल संपत्ति आ नहीं पाए। अचल संपत्ति थी, कारें थी, मकान थे, सोना चांदी, बैंकों का पैसा तो फिर आ गया जो जितना लेकर आ पाया। और मजे की बात यह थी कि जो वहां प्रॉपर्टीज रह गई जिसको कोई क्लेमेंट नहीं था, वो सारी प्रॉपर्टी जो यहां से गए हुए मुस्लिम थे, चाहे मकान हो, चाहे खेत हो, चाहे जो भी हो, उनको दे दिए गए। लेकिन भारत में क्या हुआ? कायदा तो ये कहता था कि जो भारत में संपत्ति अनक्लेम रह गई थी वो जो यहाँ से शरणार्थी आए थे उनको मिलती। लेकिन भारत सरकार ने उसके लिए एक वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिया और वक्फ बोर्ड की वो सारी संपत्ति, वो उसके बहुत तरीके थे जिसके लिए एक अलग वीडियो है अगर आप देखना चाहें, किस तरीके से वक्फ बोर्ड को सारी प्रॉपर्टी मिलती चली गई। अगेन भारत यहाँ पर दोबारा ठगा गया इस एक विचित्र समझौते के कारण। फिर इस समझौते में एक क्लॉज ऐसा भी था कि जो लोग सरकार की सहमति से इस देश से उस देश जाएंगे या उस देश से इस देश आएंगे, तो जो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, मतलब अगर कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो भारत, और पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो पाकिस्तान, उनको वहां जाके सेट होने के लिए कुछ पैसे देगा। पैसों की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन इस समझौते के हिसाब से उसको कहा गया कि अगर एक परिवार जा रहा है तो उसमें फी अडल्ट 100 रुपए और फी बच्चा 75 रुपए मिलेंगे। आज आपको सुन के ये बड़ी शुगर हास्यास्पद लग सकती है कि 100 रुपए और 75 रुपए में क्या होता है, लेकिन वो समय था जब एक सरकारी नौकर की तनख्वाह 25 रुपए भी हुआ करती थी, तो 175 रुपया उतना कम नहीं था। लेकिन इस बात पर पाकिस्तान सरकार ने कहा भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें किताबों में ही रह गई, कागजों में ही रह गई। और ये
नहीं हो पाया, इसको कोई आंकड़े देखने के बजाय अगर हम लोग सिर्फ यही देखें कि भारत में अल्पसंख्यक कितने इकाई में था उनका परसेंटेज, अब वो दहाई में पहुंच चुका है, बल्कि करीब 1/5 होने वाले हैं। जबकि पाकिस्तान में जो कि 1/5 के करीब थे, आज वो इकाई में भी उनका परसेंटेज नहीं रह गया है। इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह पे आज तो बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चीज़ें इतना आगे बढ़ चुकी हैं, जिसको कहते हैं पुल के नीचे से इतना पानी बह चुका है कि कुछ हो नहीं सकता इसमें। और ये जो समझौता हुआ और जो माइग्रेशन रुका, उसका हमने सबसे भयंकर रिपरकशन देखा था 71 में। आज भी रोज कहानियां आती रहती हैं कि फोर्स कन्वर्जन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 71 में जब पाकिस्तानी सेना ने वहां मारना शुरू किया तो हिंदुओं का इतना बड़ा नरसंहार हुआ। आप जोगेंद्रनाथ मंडल की अगर किताब पढ़ेंगे, जोगेंद्रनाथ मंडल एक ऐसे नेता थे जो समाज के निचला तबका माना जाता है, जो वंचित तबका माना जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते थे और पाकिस्तान में रुक गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने कैबिनेट में एक अच्छा ओहदा भी दिया था, मतलब वो पाकिस्तान में जो सेक्युलरिज्म है उसका वो पोस्टर बॉय थे। लेकिन जब अगर उनकी किताब पढ़ें, उनकी डायरी के हिस्से पढ़ें, तो किस तरीके से बंगाल में नेचुरली वो पूरे भारत गए थे मंडल जी, तो वो बंगाल के हिस्से में ही रहे थे। बंगाल में किस तरीके से वहाँ की सेना, वहाँ के सिपाही, वहाँ की सरकार, वहाँ के गुंडे मिलके किस तरीके से जो वहाँ का अल्पसंख्यक था उसको वो टॉर्चर करते थे, उनके घर जला देते थे, मार देते थे, उनकी लड़कियों को उठा लेते थे। ये सारा जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने लिखा है। और मजे की बात है, इस सब के प्रकाश में ये समझौता कर लिया गया। जब ये दिखाई दे रहा था कि वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसे हमारे नाइब नेतृत्व में सोचा कि अगर हम एक कागज पर दस्तखत कर देंगे तो लोग बदल जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, उनकी चीजों को देखने की नजर बदल जाएगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। जिसको सम्मान करना होता है अपनी बात का, वो करता है। कागज में दस्तखत करने से कुछ नहीं होता। क्यों? तो मुझे लगता है कि समझौता फेल हुआ। आज ही आप अखबारों में देख सकते हैं समझौता फेल हुआ। कभी कभी ये कहा जाता है कि आज जो चीज हो रही है उसको आप 25 साल 50 साल बाद देखें तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरह देख पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समझौता था। सन 66 में एक निरंजन वर्मा नाम के तत्कालीन जनसंघ के सांसद थे। उन्होंने संसद में एक प्रश्न रखा था और उन्होंने विदेश मंत्री से पूछा था कि जो ये नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, आखिर इसका आउटकम क्या आया। तो उस समय के जो हमारे विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट कहा, और उनकी ये बात पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में भी है, उन्होंने कहा कि समझौता पूरी तरह फेल हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें जो उसका काम था, जो समझौते में उसका भाग था, उसका ईमानदारी से पालन नहीं किया था। ऐसी बहुत सी चीजें हुई थी इतिहास में भारत के। अब बार बार मैं एक बात ये कहती हूँ कि इन पुरानी बातों पे बात करना जरूरी क्यों है। वो इसलिए है कि जैसा मैं कहती हूँ कि अब हम इतिहास से ही तो वर्तमान के लिए सबक सीखते हैं। जब हम इतिहास की रोशनी में देखते हैं तभी हम देख पाते हैं कि आने वाला समय कैसा आने वाला है। इसलिए अगर आप इसी तरह के किसी और विषय पे, किसी और समझौते पे चर्चा करते हैं और आप चाहते हैं मैं उस पर बात करूं, तो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं किस विषय पे आप बात सुनना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कभी। नमस्कार।